हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर। टॉक शोज की श्रृंखला में जैसे कि आप जानते हैं कि हम आमंत्रित करते हैं डोमेन एक्सपर्ट्स को, विद्वानों को और वो व्यक्ति जिन्होंने समाज के अंदर उच्च पद हासिल किए और अपनी छाप छोड़ी। हमारा सौभाग्य कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो न केवल इंडियन फॉरेन सर्विस में एक बहुत सीनियर ऑफिसर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे देशों में भारत के राजदूत यानी कि एम्बेसडर भी रहे हैं। हम स्वागत करेंगे एम्बेसडर केतन शुक्ला जी का। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। जिम्मेदारियां संभालते हुए उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी कई हायर पोस्ट हैं जिनकी जिम्मेदारियां संभाली हैं। इसके अलावा भारत सरकार में कई और पदों के ऊपर जो उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं वो वास्तव में सराहनीय है। आज हम राजदूत एम्बेसडर श्री केतन शुक्ला जी से बात करेंगे अफगानिस्तान की समस्या पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं बहुत छोटे से काल के अंदर, और आने वाला जो समय है बहुत अनसर्टेन है। उसके रेपरकशंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दूसरे देशों के लिए भी। इसी गहन विषय के ऊपर हम जानकारी प्राप्त करेंगे एम्बेसडर श्री केतन शुक्ला जी से। केतन जी, बहुत चीजें हो गई, तेजी से घट गई, क्या दशा और दिशा नजर आ रही है आपको? अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसको हमेशा ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा है। जी अभी अफगानिस्तान को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसकी हिस्ट्री है जी कि अफगानिस्तान में कोई भी राजा राज्य नहीं किया है। जी एक सबसे पहले, बहुत पहले हमारे माइथोलॉजी में गंधारी थी, तो वो गंधार की थी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को डाउरी में मिल गया, तब वो काबुल पे राज कर रहा था, अशोक तक राज किया। उसके बाद कई बड़े बड़े साम्राज्य आ गए, जैसे कुषाण, शक संवत, हमारी जो शक थे, तो जी शक संवत वो लोग वहां राज करते थे। पर उन्होंने एक एम्पायर जो बनाया वो ज्यादातर, ये हम कहते हैं अखंड भारत, तो जी पाकिस्तान की और पेशावर और उसमें ज्यादा रहा। जी उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एक पीरियड रहा मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में आप देखोगे तो बाबर वहां से आया, समरकंद बुखारा से काबुल होके। जी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तक हमारे पास कंधार रहा। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब जहांगीर को क्राउन प्रिंस बनाया था तो वो जी पेशावर में था और दिल्ली वापस आ गया। अकबर ने उसको जेल में डाल दिया कि तू पेशावर में बैठेगा और कंधार देखेगा। तो कंधार की एक जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए पर्टिकुलरली एंड और दुनिया के लिए, दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप देखोगे तो एक रणजीत सिंह थे, उनके एक जरा हरमंदिर साहब को डिसेक्रेट किया था उन्होंने। डालवा एक सब हमेशा जोक होती है, 12 बज गए। जी अफगानिस्तान में लोग कहते थे 12 बज गए, बच्चों को सोते नहीं थे। तो रणजीत सिंह ने एक अगेन काबुल को कंट्रोल में रखा। जब जब हमने काबुल कंधार पे हमारी, पहले हम कहते थे राज्य होते थे। डिप्लोमेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नादिर शाह वहां से आया था, मोहम्मद जी शाह अब्दाली वहां से आया था। हम जी पानीपत का जो जितना भी भारत को ज्यादातर, मोहम्मद गोरी 11 बार आया, तो सभी एक जो कहते हैं कि वो अफगानिस्तान है बहुत महत्वपूर्ण है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखे तो जी रशिया, ब्रिटिश वहां से हार के बाद उनको जाना पड़ा जी अफगान वॉर में। रशिया को 12 साल बाद जाना पड़ा और जी उसके बाद अमेरिका आया। तो अफगानिस्तान का एक दुर्भाग्य है। लोग कहते हैं महाभारत में गांधारी ने श्राप दिया था कि उसके भाई को, शकुनी को, कि मेरे बच्चे तेरी वजह से मर गए तो अफगानिस्तान कभी ठीक नहीं रहेगा। जी अब अफगानिस्तान में जो बुश ने 9/11 के बाद अफगानिस्तान में एंटर किया, तो उनका एक प्लान था कि हम अलकायदा को डिस्ट्रॉय करेंगे। जी जब अलकायदा का जो हो गया, उसके बाद वो वापस जाना चाहिए था, नहीं गए। जी अब अफगानिस्तान का आप देखोगे तो इसमें सब लोग अभी जो महत्वपूर्ण चीज भूल जाते हैं कि ये जो पूरा हुआ है जी वो बहुत गंभीर समस्या इसलिए है कि जब बुश ने आया और उसके बाद रिपब्लिक पार्टी के ट्रंप आए, तो ट्रंप ने जो उनके साथ टॉक शुरू की, उसमें उन्होंने तालिबान के साथ टॉक शुरू की, जी पर उन्होंने घनी को बाहर रखा। अब हम्म, घनी को बाहर रखने से ये हो गया कि उनकी मॉरल क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। जी सब डीमोरल है थोड़े बहुत हो गए। साथ में अभी पोम्पियो के भी स्टेटमेंट आते, पर पोम्पियो ने वहां जाके दोहा में जी उनके साथ डिस्कशन किया जी और नेगोशिएशन हुआ। तो ये सब होने के बाद बिदेन के आने से एक चीज थी कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में कहा था हम निकल जाएंगे।
जी। उन्होंने 2009 में उसका विरोध किया था, 15 में ओबामा को कहा था कि अफगानिस्तान से वापस आ जाइए। तो बिडेन की जो नीति है वो हमेशा ये है कि अमेरिका को किसी भी कंट्री में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखोगे तो नई जो परिप्रेक्ष्य है रिवोल्यूशनरी मिलिट्री अफेयर, उसमें किसी किसी भी कंट्री को कहीं कोई भी जगह पे बैठने की जरूरत नहीं है। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनके बेसिस है, तो वहां से वो कहीं भी अटैक कर सकते हैं। आजकल जो टेररिज्म है पूरा ग्लोबल हो गया है। आप देखोगे तो ईस्ट अफ्रीका में है, सोमालिया में आप देखोगे, यमन में देखोगे, तो ये जो टेररिज्म है उसमें वहां बैठने की जरूरत नहीं थी। पर ये वियतनाम जैसा होता जा रहा था, 20 साल हो गए थे और ट्रंप ने कहा था कि मैं मई में वापस निकल जाऊंगा। बिडेन ने उनको अगस्त तक लंबा किया तो एक अच्छी चीज की, पर ये उनको तो वापस जाना था। अब अफगानिस्तान का आप देखोगे तो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का जो हुआ वो उनके लिए कई परिप्रेक्ष्य में बहुत खराब है, जो हमारे लिए भी। हमारा जो अभी फॉरेन पॉलिसी है वो पूरा एक यूएस सेंट्रिक हो गया। एक हमारा जमाना था कि नेहरू जी को लोग कहते क्यों किया, तो उस टाइम हमने रशिया, अमेरिका, चाइना और बाकी छोटे मोटे कंट्री सभी के साथ हमारा हम एक लीडर की तरह उभर आए थे। अभी एक नई धुरी बन रही है जिसके अंदर रशिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, आसपास के देशों को हम बाकी देशों को छोड़ देते हैं अभी अफगान का। तो इसमें एक बहुत ही गंभीर चीज ये है कि चाइना अब तालिबान के साथ 2018 से बात कर रहा था जी। रशिया ने अपनी एम्बेसी वहां रखी है जी। चाइना अभी तैयार है, उन्होंने कहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ संबंध सुधार सकते हैं। चाइना के उसमें दो इंटरेस्ट है। एक तो चाइना, उन्होंने वहां कॉपर माइन खरीद के रखी है जी। अफगानिस्तान चाइना बॉर्डर पे। अफगानिस्तान नेचुरल रिसोर्स में लिथियम का वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोर्स वहां पे है। जी। कैडमियम का है, गोल्ड है, कॉपर है, आयरन रे, ओर है, रेयर अर्थ। रेयर अर्थ। तो अभी चाइना वर्ल्ड में 80% ऑफ द रेयर अर्थ जो होते हैं, वैंडियम, लिथियम, सब उसको जी। वर्ल्ड मार्केट कंट्रोल करता है। उसमें लिथियम सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रिक कार आएगी जी। तो लिथियम बैटरीज है। तो चाइना के लिए इंटरेस्ट यही है। रशिया का इंटरेस्ट ये है कि अमेरिका का जो प्रभुत्व है सीरिया में कम हो गया। ट्रम्प के आने के बाद नाटो के साथ ट्रम्प के संबंध बहुत ही खराब रहे जी। और नाटो में खराब होता जा रहा था। फिर उसके बाद आप सीरिया देखोगे तो हर जगह पे अमेरिका को पीछे हटना पड़ रहा है। तो ये चीज बिडेन के लिए अभी तो उनके आए हुए ज्यादा दिन हुए नहीं है, नाटो के साथ वो संबंध सुधार रहे हैं, पर अफगानिस्तान में रहने से अमेरिका को कोई ज्यादा लॉन्ग टर्म फायदा होने वाला था नहीं। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज अमेरिका के लिए ये थी कि वहां उनके 2400 सैनिक मर गए, $1 ट्रिलियन का उन्होंने खर्चा किया, 60,000 अफगान सोल्जर मर गए। इसके बावजूद भी जो करप्शन था वो करप्शन इतना हैवी था। जी। एक सबसे महत्वपूर्ण कि जब उन्होंने घनी को बिडेन ने 2 बार वाशिंगटन में बुलाया, दोनों बार उन्होंने कहा आप लोगों को वापस ले लोगे तो हमारा मॉरल टूट जाएगा, मैं अपनी खून की अंतिम बूंद तक लड़ूंगा। जी। इसमें बिडेन ने जो 2 मीटिंग की उसके बाद उन्होंने जो वापस नहीं ले लिया वो उनकी गलती थी। पर जी। इतनी जल्दी 10 दिन में पूरा सैन्य कोलैप्स हो जाएगा वो जी। किसी ने सोचा नहीं था। जी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज दो हुई कि एक तो करप्शन, लो मॉरल ऑफ द अफगान आर्मी। अफगान लड़ने में अच्छे है पर उनको 9 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, तो उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, ऊपर सब पैसे खा रहे थे। अभी 4 दिन पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आया है उनके इंस्पेक्टर जनरल का, जॉन साको का, जी। व्हाट वी नीड टू लर्न, पूरी किताब लिख दी है उन्होंने। तो आपको आश्चर्य होगा, जैसे पेंटागन में कई बार ऐसी चीजें होती है, आर्मी में क्या कहते हैं हर जगह कुछ कहते हैं पैसे बहुत इजीली मिलते हैं। जी। उन्होंने $450 मिलियन 200 प्लेन रिफर्बिश करने के लिए खर्च किया। अब ये रिफर्बिश करने के बाद उसको $30 मिलियन में स्क्रैप में बेच दिया, मीन जो 5.5-4। और उन्होंने एक खाली पेट्रोल पंप स्टेशन बनाया जो $40 मिलियन का था। तो अब इससे आपको लगेगा कि इसको अब यदि रुपीज में कन्वर्ट करें तो 2-3 हजार करोड़ रुपया खाली प्लेन को रिफर्बिश करने में, कि जिसको बाद में उन्होंने स्क्रैप कर दिया। तो ये जो पूरी परिस्थिति थी उसमें एक तो करप्शन, गनी का जो स्टैंड था वो पहले से लग रहा था कि इतना लड़ेगा कि नहीं, पर उन्होंने लास्ट 2 साल में जो जितने भी वॉरलॉर्ड थे, एक अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है कि जहां किसी ने कभी कंट्रोल नहीं किया है, वहां अलग अलग कम्युनिटी है, तो उसके अंदर 3 वॉरलॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमें इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि आगे क्या होगा। जी। एक, हाँ, एक तो अहमद शाह मसूद,
जो नॉर्थ में बहुत पावरफुल थे, जिनको 9/11 के थोड़े दिन पहले टेररिस्टों ने मार दिया था, मुस्लिम टेररिस्ट अरब से। आप नॉर्दर्न टेरिटरी की बात कर रहे नॉर्दर्न टेरिटरी, तो हैं? उनका जो लड़का है अहमद मसूद, वो अमेरिका में पढ़ा है, तो वो अभी थोड़ा रेजिस्टेंस कर रहा है। इसके सिवा जो 3 डिस्ट्रिक्ट है आंध्रा वैली में, वहां थोड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है। पर अहमद शाह मसूद का लड़का भी अभी ये कह रहा है, पंचेरवेली 4 ओर से अभी अब इन अफगान आर्मी ने घेरे ली है। वो कहता है हमारा यहाँ का मेरे को ऑटोनोमस दे दीजिए और मुझे गवर्नमेंट में ले लीजिए। सेम थिंग दोस्तुम का है। दोस्तुम भी एक बहुत बड़ा माना जाता था। फिर एक उसके हाजरा कम्युनिटी है कि जो तजिकिस्तान है। तो सभी के जो वॉरलॉर्ड थे, उनका भी जो आर्मी था, उनके लोग भी तालिबान में ज्वाइन हो गए हैं। जी तो अभी देखा जाए तो तालिबान के लिए एक बहुत मुश्किल परिस्थिति है। एक तो अमेरिका ने उनकी एसेट फ्रोजन कर दी, $400 मिलियन की, जी जी पैसे बंद हो गए, वर्ल्ड बैंक बंद कर देगी। तो तालिबान एक चीज इसमें से सीखा है, जो आपने जो वीडियो देखी होगी कि कितने आराम से प्रेसिडेंट पैलेस में बैठे हैं। तो लग्जरी ब्रिंग्स सम काइंड ऑफ मॉडरेशन। और जी उनको ये भी पता है कि पैसों के बिना सर्वगुणम कांचनम आश्रयते उनका काम चलने वाला है नहीं। जी तो अब पैसे को लिए उनको क्या करना, तो चाइना रशिया हेल्प कर सकते हैं, पर आज के दिन में भी अमेरिका जितना एड, अमेरिका जितनी हेल्प करनी किसी भी कंट्री नहीं कर सकता। अमेरिका ने अफगान रेफ्यूजीज के लिए $450 मिलियन अभी से ही अनाउंस कर दिए हैं। तो अमेरिका की ये पैसों के बिना तालिबान काम कर नहीं कर सकता। जितने भी अलग अलग जो उनके हमारे जैसे संप्रदाय है, उसी तरह के अलग अलग उनके भी सेक्ट है अलग अलग। तो ये सब को देखते हुए तालिबान के पास 2 ऑप्शन है। एक तो वो पहले की राजनीति पे जाए, जो आज के दिन में मुमकिन नहीं है क्योंकि जी अफगानिस्तान बैंकरप्ट है। उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है कि लोगों में उनकी इमेज अच्छी है, जो हम जो भी देखते हैं। पर रूरल एरिया में बहुत ही अच्छा मानते हैं। काबुल में भी इंटरव्यू में लोग कहते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में, कि उनके टाइम में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था। और तीसरी चीज सब ये कहते हैं कि बहुत इंटरनेशनल और ये हमारे भी सभी विशेषज्ञ मानते हैं कि महिलाओं का क्या होगा। तो आप ये देखिए कि सऊदी अरेबिया में ड्राइव नहीं करते हैं, जी वहां भी हिजाब पहनते हैं। जर्मनी में, फ्रांस में और लंदन में भी सर्कस निकलते हैं कि हमें हिजाब पहनने दो। तो ये जो मेंटालिटी है कि रूरल एरिया में, मुझे लगता है रूरल एरिया में तालिबान को ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी यदि वो मॉडरेशन से राज्य करेंगे। तो अब उनको गवर्नमेंट चलानी है, तो उनके पास कोई गवर्नमेंट है नहीं। ये रेक्टेक आर्मी जैसा है कि जो नादिर सा आता था या घोरी आता था, एक बार सैन्य आ गया, लूटपाट करके चले गए, फिर जी वहां जाके 3-4 साल आराम किया। जी ये अब 21वीं सदी में तालिबान के लिए मुमकिन है नहीं। जी तो तालिबान को ये करना पड़ेगा कि उनको कोई ना कोई गवर्नमेंट, अभी तक उनकी गवर्नमेंट नहीं बनी है। आप देखो कि जो सालार है वो कहता है मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ, पर वो तो अहमद मसूद के साथ है, वो तालिबान के साथ उसका लेना देना नहीं है। तो वो अब एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं। काराजी उनको मिल रहे हैं, दोस्तुम उनको मिले, और गनी के भाई अशरफ गनी भी उनको जाके मिले। तो अब तालिबान जो बातें कर रहा है, उनकी जो फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि हम सभी को एमनेस्टी दे देते हैं, हम महिलाओं को स्कूल में बुलाएंगे, कॉलेज में बुलाएंगे, वो काम कर सकते हैं। तो जो ब्रेन ड्रेन है, अगेन कोई पर गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको कुछ व्यक्ति जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जो पढ़े लिखे हो। तो ये सब सोच के मुझे लगता है कि तालिबान फिलहाल थोड़ा मॉडरेशन रखेगा। जो अभी रेफ्यूजीज जा रहे हैं, आप देखो नंबर कितने, वैसे देखा जाए तो शुरू में बहुत हंगामा हो गया, पर 33,000 रेफ्यूजी अगस्त के बाद अमेरिका ने अभी तक निकाल दिए हैं। कल 11,000 निकले, बहुत ही बड़ी चीज है। उनको मैक्सिमम 80,000 से 1 लाख निकालने होंगे। एक अगस्त का बिडेन ने कहा है, पर मुझे लगता है शायद उसमें भी वो मान जाएंगे कि 4-5 दिन, 1 वीक और दे दे। तो बिडेन का एक प्रॉब्लम है कि वो अभी इनको जो निकाल दे, तो उसके बाद 2022 का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की वजह से अमेरिका की राजनीति कैसे करेगी। उनकी कांग्रेस में 5 सीट की मेजोरिटी है, सेनेट में 50-50 है। यदि 22 इलेक्शन में बिडेन इसमें से एक भी जगह पे गंवा दे, तो उसकी जो भी पॉलिसी, उसका जो भी प्रोग्राम है, अभी भी नहीं हो रही, डिफिकल्ट है उनको होता है। तो उनकी पूरी राजनीति, तो अब इसमें पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 साल थे वो पाकिस्तान में थे जेल में। 2010 में अमेरिका और पाकिस्तान ने जेल में डाल दिया था। 18 में उनको इसने ट्रंप ने छुड़वाया, नेगोशिएशन के हेड बन गए। अब वो जाके बैठे हैं। हकानी नेटवर्क जो हम हमेशा सुनते रहते हैं 15-20 साल से, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो तालिबान के जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है,
तो उसमें एक तो मैंने आपको बताया कि ये जो हकानी ग्रुप है, तो वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल वाली बात है कि हकानी को खास तौर से जलालुद्दीन के जाने के बाद सिराजुद्दीन जो हैं और एब्सोल्युटली उनके छोटे भाई अनस हक्कानी बहुत इंपॉर्टेंट हो हकानी, गए हैं। जी हाँ, तो उनकी वजह से अभी हमें बहुत दिक्कत हो, हमें साउथ सबसे इम्पोर्टेंट हिबतुल्ला अखुंजादा है जो उनके सुप्रीम अखुंजादा है। कमांडर बने, जी अखुंजादा। तो उनका सर, बेटा सुनने में आया कि अखुंजादा जो हैं वो उनके जी, धार्मिक शरिया लीडर बन सकते हैं, और वो हाँ सेम जी, पैटर्न भी जैसे ईरान में पहले आयतुल्ला हाँ जी, खुमैनी साहब थे, हाँ और जी, हाँ जी, बाकी जो सब व्यवस्थाएं हैं, चाहे सैनिक हो हाँ राजनैतिक जी, हो, सब हाँ जी। उनकी परमिशन के बिना नहीं होता है। तो ये क्या वही रोल अखुंजादा यहाँ निभाने जा रहे हैं? अखुंजादा बनेंगे सुप्रीम लीडर, पर तो जी उनको एक जो कहते हैं ना, जो ट्राइबल में 4-5 लोग या 10 लोग, वो उतना पावर जो ईरान में हुए, इतना हाँ, पावर इनको मिलने की मुश्किल है, क्योंकि ईरान में एक शिया मेजोरिटी है। मुल्ला बरादर भी तो हैं, वो भी तो तो प्रेसिडेंट बन के अभी आ अभी रहे मैं हैं। वाह आ ही रहे सभी। तो इसमें ये है कि ईरान, दूसरा ईरान में एक चीज है जो लोगों को ज्यादा पता नहीं, पर मेरा सालों से ईरान डिप्लोमेट और उनके लोगों से कांटेक्ट रहा है कि जो उनके साथ है, जैसे गनी ने किया उसी तरह उन्होंने कुछ काम नहीं किया था। तो अभी भी जो लोग हैं वो ईरान में गवर्नमेंट को बहुत मानते हैं कि उन्होंने स्कूलें बनाई, कॉलेजें बनाई। तो इसमें ये जो है उनका एक, आपने जो कहा बहुत इंपॉर्टेंट, वो केटासुरा एक वहां हम्म, जो पूरा बनाया है। तो ये हिबतुल्ला अखुंजादा है, उनके साथ इनके बहुत ही क्लोज कांटेक्ट है, वही वहां के मदरसा और स्कूलें चलाते हैं। जी तो ये जो आएगा शरीयत के जो इजमा हदीस है, ये जो 3 उनके स्टैंडर्ड है, तो जी ये होगा। दूसरा है मुल्ला अब्दुल गनी बारादर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जी वो तो उन्होंने शादी की है मुल्ला उमर की बहन से, जी बिल्कुल, दोनों की आपस में हुई है वो। तो वो दोनों आपस में हैं। अब जी तीसरा उनका भांजा आएगा मुल्ला मोहम्मद याकूब, जी, जो वो वाइस मुल्ला प्रेसिडेंट की उमर बात हो रही है उनकी। मुल्ला उमर का लड़का है, वो जी नंबर 3 है, और जी वो उनका मिलिट्री कमांडर है, अभी जी छोटा है पर। और चौथे है सिराजुद्दीन हकानी। तो ये 4 लोग पूरा वो करेंगे। और आप जो कहते हैं जुडिशियल स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने मुल्ला अब्दुल हकीम को बनाया है। तो ये 5 लोग प्लस इनके अंदर मुझे लगता है कि काराजी का थोड़ा बहुत रोल रहेगा। मुझे भी सुनने में आ रहा है एम्बेसडर साहब कि हम्म, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना इनमें से किसी को नहीं आता है, किसी को जितने नहीं भी आता है। आपने नाम दिए। तो शायद मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक रोल शायद करजाई साहब, अब लेफ्ट से हो, राइट से हो, सेंटर से हो, कोई भी हो। शायद उनको एक जिम्मेदारी मिलने जा रही है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन, वो पहले भी चीफ रह चुके हैं अफगानिस्तान के, तो शायद वो उसकी व्यवस्था को संभाल पाए, एक्चुअली निकाल देखा पाए, जाए तो। पर उनको जी पूरा पावर नहीं देंगे। इसमें ये होगा कि ये जो है दोस्तुम है, जो दोस्तुम भी पहले उनके मिनिस्टर रह चुके हैं 18 तक, फिर गुलमद हख्तियार है। तो ये सब लोगों को एक, क्या कहते हैं, पीछे से या एक ऐसा रोल देंगे एडवाइजरी टाइप, कि जिससे उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल पाए। अब उन्होंने ये कहा है, तो मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ जो गवर्नमेंट में है उनको तो चालू रखेंगे। लेडीज का था थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, पर उनको जो सरकार चलानी है तो पुराने। अब इसमें भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो सबसे मैं इससे इंपॉर्टेंट है। पहले भारत के हाँ लिए जी, आऊंगा एम्बेसडर साहब। हाँ मैं जी, एक बोलिए। चीज पहले पूछना चाहूंगा कि हाँ जी। इस इंडिया रशिया अमेरिका के ट्रायो के अंदर क्या भारत ने कहीं पर कोई गलती की है, जहां पर रशिया को नाराज करके और अमेरिका के ऊपर ज्यादा निर्भर रहना शुरू हो गया है? क्योंकि आप बहुत सारे देशों में राजदूत रह चुके हैं, और ये अंदरूनी गहन पकड़ वो शायद आपकी जानकारी में हो कि ऐसा कुछ हुआ है कि जहां पे रशिया क्यों हमसे नाराज हुआ है? इसमें एक चीज है कि डिप्लोमेसी में एक स्टैंडर्ड रूल है कि यू कैन जी नॉट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। जी तो कई सालों से थोड़ा ये लग रहा है कि रशिया को भी लग रहा है, और ये तो हर एक कोई भी जो थोड़ा बहुत जानकारी रखता है उसको लगेगा कि हमने अमेरिका से आर्म्स ज्यादा खरीदना शुरू किया। रशिया का जो पूरी जियो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस चेंज हुए, वो 5-7 साल से हो रहे थे। जी तो हमें पता था कि रशिया और चाइना बहुत ही पास आ रहे हैं, एक दूसरे के काफी करीब आ रहे हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रख के हर एक कंट्री का एक स्टैंडर्ड रूल है। जैसे बाइडेन कहता है अमेरिका फर्स्ट, पुतिन के लिए रशिया फर्स्ट है, चाइना के लिए चाइना फर्स्ट है, जी के लिए। इसके अंदर हर एक कंट्री कोई परमानेंट हमारा मित्र नहीं है, परमानेंट एनिमी नहीं है। और पर्टिकुलरली अमेरिका की, अब मैं उनकी साख, उन्होंने नाटो में बहुत अच्छा काम किया है, लोग जो कंपेयर कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं कि वियतनाम में जो हुआ साइगोन या इराक में हुआ, वो गलत बात है, क्योंकि जर्मनी, कोरिया और पूरा नाटो प्लस ताइवान,
वहां ये अमेरिका, मुझे सर एक शब्द याद आ रहे हैं प्रणब मुखर्जी के। हाँ वो बोलिए। कहा करते थे कि डिप्लोमेसी में कोई दोस्त नहीं, पर्सनल हाँ, दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पर, तो डोंट ट्राई टू डेवलप द पर्सनल फ्रेंडशिप विद एनीवन। शायद उनका इशारा अभी की जो सत्ताधीश है उनकी ओर था शायद। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। एक प्रिंस करके एक किताब है मकियावेली की, जी जिसने सीजार बोर्जिया पे लिखी थी। जी। तो उसमें ये है कि देयर इज नो वन इज परमानेंट एनिमी, नो वन इज परमानेंट फ्रेंड, क्योंकि सीजार बोरिया ने अपने भाइयों को भी मार दिया था, अपने रिश्तेदारों को भी मार दिया था, फिर वो अगेन दुश्मन के साथ मिलता था, फिर उसने 30 साल तक इतना किया था। तो एक राजनीति में अब इसमें ये हुआ है कि रशिया का, पुतिन का, वो पीटर द ग्रेट का बड़ा फॉलोअर है, दोनों पीटर्सबर्ग से आते हैं। पुतिन रशिया को एक ऊंचा आयाम पे पहुंचाना चाहता था, अब उनके पास पैसे है नहीं। चाइना इकोनॉमिकली अब मोर और लेस 7-8 साल 5 साल में अमेरिका के, तो उन्होंने पहले तो चाइना ने रशिया के साथ गैस के डील किए $300 बिलियन के। हम्म। फिर उन्होंने रशिया के साथ हर जगह पे, अगेन दोनों कंट्री का एक बहुत अच्छी चीज है, हर एक लोग आइडियोलॉजी की बात करते हैं, उनको कम्युनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई आइडियोलॉजी से लेना देना नहीं है। उन सभी कंट्री का एक ही लेना देना है कि हमारे कंट्री को क्या फायदा होगा। सही तो बात। अमेरिका का हमने एक बहुत, हमने आपके साथ भी हम लोगों ने चर्चा की है कि अमेरिका ये करेगा, अमेरिका वो करेगा। मैं हमेशा कहता था कि यू हैव टू फाइट योर ओन वॉर। बिल्कुल। अमेरिका कभी आएगा नहीं। रशिया का जो भी था, पर 71 वॉर में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ले आए थे। तो ये जो है वो अमेरिका में एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो चाइना से हमें सीखना चाहिए कि 71 के बाद जब जियांगपिंग ने निक्सन के साथ टीटी की, उन्होंने 30 साल तक कुछ बोले बिना अमेरिका सब फायदे ले लिए जी और अपने देश को ऊपर ले आए। वो अमेरिका से आप ले सकते हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए, आपका डिफेंस का अच्छा बनाइए, जी। आप यहाँ पे सभी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट ले आइए, आप अपने देश की इकोनॉमी और डिफेंस अपने आप स्ट्रांग करोगे, अमेरिका आपको रिस्पेक्ट करेगा, पूरी यूरोप रिस्पेक्ट करेगा। यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल में जर्मनी और जापान नहीं है, और वो कभी इसकी बात नहीं करते। वो इकोनॉमिक फाइनेंशियल सुपर पावर है, बैठे आराम से। तो हमें हमारी इकोनॉमी और डिफेंस, तो इसमें अमेरिका से अब हमें सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है कि हमें अमेरिका से, क्योंकि अब चाइना और रशिया तो एक दूरी पे है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात इंडिया के लिए ध्यान रखने की है कि जिसका फायदा हो सकता है। वही पाकिस्तान और तालिबान के, उसी प्रश्न पे मैं आ रहा था कि हाँ, अल्टीमेटली इस सारे सिनेरियो में भारत कहाँ पर है। दोहा टॉक्स में भी इंडिया तब आया है जब रशिया ने काफी जोर मारा, अदरवाइज इंडिया को तो दोहा टॉक्स में बुला भी नहीं रहे थे। तो एक तरह से ये जो नया क्वाड आया हुआ है वहां पर, जिसकी बात सब लोग कर रहे हैं, ईरान, पाकिस्तान, रशिया और साथ में चाइना, इस ना, क्वाड में तो भारत तो कोई फिट ही नहीं होता सर। इसमें ये कि डिप्लोमेसी में एक दो चीजें मैंने हमेशा सीखी है कि आप जहां भी डिप्लोमेट हो, आप सभी लोगों से मिलते रहिए, जी चाहे वो पावर में है, चाहे वो अपोजिशन में है। और हमारे जो कांटेक्ट है वो अक्रॉस द बॉर्ड और प्लस विद द पब्लिक। जी अब इसमें ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि पब्लिक का आपका 1-to-1 कांटेक्ट कैसा है। जी। हमेशा हम सब पावर में कहते हैं पब्लिक इज वेरी गुड ओपिनियन सिंपथाइजर, वो अच्छी बात है, पर डायरेक्ट पब्लिक के साथ आप कितना कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी हमें अफगानिस्तान में कुछ करना है, तो हमारे कोई इतने, हमने कोई नेटवर्क बनाया है, हमने कोई एनजीओ, क्योंकि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमने 22,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में डाले हुए हैं, जिसमें यस। हमने डैम बनाए हैं, हमने कहीं पार्लियामेंट ट्रांसमिशन है, लाइन स्कूल बनाई है, हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत कुछ है, रोड सड़कें बनाए हैं, हैं। हॉस्पिटल बनाए हैं, 16,000 अफगानिस्तान को स्पॉन्सर किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनका जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है और स्पेक है, उसके लिए अफगानिस्तान सबसे महत्वपूर्ण है। सुना है सीपैक एक्सटेंड होने जा रहा है सर। जाएगा सुना है कि नहीं, सीपैक एक्सटेंड होने जा रहा है कि वहां पर, और वहां से हाँ, उसका एक्सटेंशन ईरान में लेके जा रहा है वो। हाँ, वो तो जाएंगे। ईरान तो होगा ही, क्योंकि इसमें यह है कि ईरान को भी तालिबान से भी झगड़ना नहीं है, हम्म। और उनको उनकी जो मजार शरीफ और कंधार, वहाँ उनके सिया में सुआ काफी लोग रहते हैं। जी तो आज के दिन में एक एंटी अमेरिका, ईरान को उनसे लेना देना नहीं है, पर अमेरिका के साथ उनको अच्छा नहीं है। तो ये चीज ईरान के लिए दुश्मन नो दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त ये चाणक्य कह रहा था। यहाँ ये सब ऐसे आ रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं कि सभी अपने आप में झगड़ सकते हैं। तो इसमें हमारे लिए जो हमने 16,000 स्कॉलरशिप दी है 1,000 स्टूडेंट को, तो ये जो रोड बनेगा जाराज डेलराम हाईवे,
तो वो अब हमारा 400 किलोमीटर का प्लस गदर पोर्ट प्लस चाहपुर, ये सभी जगह पे हमें मुश्किल ही होने वाली आज है। तो सर चबहार चर्चा में है वापिस से कि चबहार में इंडिया ने इतना हाँ, इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो बात हो नहीं पा रही है क्योंकि आ, कहीं ना कहीं कुछ इक्वेशंस बदलती हुई नजर आ रही हैं। और जो चबहार का जो एक एडवांटेज है इंडिया का, लगता है वो भी थोड़ा सा अब जाता हुआ लग रहा है। तो इन हालातों में भारत करेगा क्या अल्टीमेटली? देखो इसे चाबहार में आपको लास्ट ईयर से ही पता होगा चाइना ने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। जी। ऑयल का जो हमारा था वो भी अब ओएनजीसी वाला निकल गया। और साथ में मैं ये भी जोड़ दूं कि वहां की जो एक रेलवे लाइन बनानी थी चबहार पोर्ट से, वो भारत बना नहीं पाया। वादा करने के बाद ईरान बहुत नाराज था भारत से, और अल्टीमेटली उसने कहा कि इसको बाद में मैं ही डेवलप करूंगा, और मे बी विद अदर पीपल्स कोलैबोरेशन। बट वो भी बड़ा सेटबैक था कहीं ना सेटबैक कहीं। मिस ये लास्ट ईयर ऑलरेडी हो गया है। हाँ, ये- लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीजें इरोड हो रही थी वो वहां भी। अब इसमें यह है कि फॉरेन पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू डिलीवर। हम्म। अमेरिका ने $1 ट्रिलियन अफगानिस्तान में खर्च किया है, पर रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अफ्रीका में आप देखोगे, मैं जब अफ्रीका में था एक जमाने में, केन्या जैसे कंट्री में 250 में से 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो खुद पढ़े थे, उनके रिश्तेदार पढ़े थे हाईटेक में। 40 कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट या उनके आर्मी के चीफ हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले चुके थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपका जब इतना जबरदस्त और इतना बड़ा एक नेटवर्क है, तो उसमें यह है कि आप उसके लिए मीटिंग कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उससे फायदा नहीं होता है। चाइना चाइना की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत क्लियर चीज है, आपने 10 रुपया दिया 100 रुपया वापस आएंगे। हम्म। उसमें ये नहीं एक्सप्लॉइटेशन करना, पर आप 10 की जगह 5 रुपया भी लो या 3 रुपया भी लो, तो उनको ये लगना चाहिए कि हमें इतनी मदद मिली है। धीरे धीरे जनरेशन चेंज होती है, फिर बाद में वो चला जाता है। तो अब इसमें यह है कि चाइना का इंटरेस्ट ये है कि जब ब्रेजनेव भी कहा था सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ा गैस का रिजर्व है, तो अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया से यूरोप तक जाने के लिए एक जो कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था हेरात कंधार, वही पुरानी हिस्ट्री रिपीट्स, वही ट्रेड रूट अब फिर से बैठ रहा है। और इसमें पाकिस्तान का गदर पोर्ट का भी बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि अब एक डिस्कशन चल रहा है कि एक्सपोर्ट हब बनाए सेंट्रल एशिया के लिए पाकिस्तान से। तो गवादर ही होगा वो। तो पाकिस्तान के लिए तो ये है कि उनका कांटेक्ट तो है ही, चाहे वो जो भी बोले। उनका अख्तियार गुलबदन अख्तियार से अच्छा है, हकानी के साथ है, वारादार वहां रह चुका है। और ये तो मुशर्रफ के टाइम में भी किताबें आई थी कि जो पहली बार जब तालिबान आया तो उसमें पाकिस्तान आर्मी के ने भी पार्ट लिया था, 15-20 हजार सोल्जरों ने। तो अल्टीमेटली दोनों हक्कानी गुट और तालिबान दोनों उन्हीं की क्रिएशंस हैं। और हाँ, 95 के आसपास दोनों को मिलाने वाले भी पाकिस्तान के ऐसा ही थी, पाकिस्तान का और है। तो कोई था नहीं। तो अब इनडायरेक्टली तो उनका राज तो पाकिस्तान का आ गया ना। और दे गॉट उनका द जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ सर। उनका सुप्रीम लीडर है वो केटासुरा का है, तीसरा लोग नंबर मिलिट्री कमांडर है वो। सर, लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं डूरेंट लाइन खिसक के ईरान बॉर्डर पे आ गई अब ऐसा है। तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें हमें कुछ पॉजिटिव देखना है तो एक चीज देख सकते हैं कि अफगानिस्तान यदि तालिबान ठीक से राज नहीं करेगा, हमारे लिए अच्छा है कि तालिबान स्टेबल नहीं हो। और ये उनका जो है पब्लिक और ये तो 4-5 साल से ज्यादा अफगानिस्तान में वो टिकने वाले नहीं है। पर यदि उन्होंने मॉडरेशन से थोड़ा बहुत काम कर लिया तो हमारे लिए रशिया और चाइना की भी मुश्किल है। उसमें हमें ये सब चीजें अब ध्यान में रख के हमारी फॉरेन पॉलिसी को उस और ले जाना चाहिए कि रशिया में चेचेनिया और सब जो मुस्लिम हैं, और तजिकिस्तान उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान, वहां पे तालिबान की एक ही फॉरेन पॉलिसी, तुम हमें डिस्टर्ब करोगे तो यहाँ से जो टेररिज्म है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम्म। सेम चीज चाइना के लिए अप्लाई होती है। उइगर्स तो में। तो ये सभी अभी भी जल्दी इतने इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करें। उनको पता है कि तालिबान यदि कंट्रोल के बाहर गया तो एक अनगाइडेड मिसाइल जैसा है। जो कहते हैं ना हम्म। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में न्यूक्लियर वॉरफेयर है, तालिबान उससे भी डेंजरस है। तो इससे इसीलिए ये लोग ये सोचेंगे कि जैसे तैसे कैसे भी तालिबान को कंट्रोल में रख सकते हैं फाइनेंशियली, और थोड़ा मिलिट्री भी उनके आसपास बॉर्डर पे। अभी आपको ये चीज पता होगी कि रशिया और चाइना ने 10,000 सोल्जर की मिलिट्री एक्सरसाइज की अभी, और बाकी सेंट्रल एशिया के साथ भी रशिया ने 10 दिन पहले
मिलिट्री एक्सरसाइज की है। तो ऐसा नहीं है कि उनको बहुत खुश है, पर उनको ये खुशी है कि अमेरिका की पीछेहट हुई, तो इसके लिए रशिया सोचता है कि उसकी जीत हो गई। पर चाइना की पॉलिसी के लिए तो ये उनको एकदम, जो कहते हैं कि बैठे-बैठे हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू जैसा हो गया है। एम्बेसडर साहब, अब ये भारत की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। वी आर, क्या है कि कहीं से कोई भी एक इंडिकेशन निकल के नहीं आ रहा है कि अल्टीमेटली आगे का रास्ता क्या है। कुछ तो एक स्टेटमेंट आए। मैं सोच रहा था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ हमारे विदेश मंत्री कुछ कहेंगे, लेकिन वहां भी बात वो थोड़ी गोलमोल सी घुमा घुमा के कहने की कोशिश की गई, जिसका डायरेक्ट मीनिंग कुछ निकल नहीं रहा है। तो ऐसा कौन सा टाइम होगा जब एक डायरेक्ट स्टेटमेंट इंडिया देगा? आपके हिसाब से ऐसा कौन सा वक्त हो सकता मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी स्टेटमेंट देना बहुत प्रीमेच्योर होगा, है? क्योंकि हमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। उसके 2 रीज़न हैं। एक तो आप देखोगे कि बिडेन खुद तालिबान के अगेंस्ट एक शब्द नहीं बोल रहा है, हम्म। जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम्म। क्यों? क्योंकि उसको अपने इवैक्यूएशन कराना है, हमें भी, हमारे भी इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी। हम्म। दूसरी चीज़, तालिबान को कितनी क्रेडिबिलिटी मिलेगी इंटरनेशनल में? जैसे यूएन में उनको आना है, या आगे जाके उनको बाकी देशों से एड चाहिए, तो हमें अभी ये सोचना चाहिए कि कितने कंट्री उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। यहाँ हमारी फॉरेन पॉलिसी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ जाएगी कि वो सब रिकॉग्नाइज़ करे, नहीं, तब तक हमें उसमें कूद पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आपको पता है, वो रेज़ोल्यूशन थोक में निकालते हैं। वहाँ अभी कुछ भी बोलने से उससे कोई ऐसा परिणाम नहीं आएगा। ऑलरेडी कई एजेंसियों ने बोलना शुरू कर दिया है, सभी को, महिलाओं को ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो होगा, तो इसलिए हमारे 2 चीज़ें हैं। एक तो हमें उनके साथ संबंध, हमारी बात चल रही है उनके साथ। आपने देखा होगा कई बार हम, हमारे भी मिले हुए हैं, दोहा में भी गए थे, उसके पहले भी 2 बार गए थे, रशिया में भी मिले हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम तालिबान को अछूत रखते हैं, क्योंकि जो जो राज करता है, उनके साथ योर नेबर्स आर योर नेसेसरी इविल। तो उनके साथ हमें आगे जाके भी, हमारे 22,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है, तो तालिबान ने भी कहा है कि भारत यहाँ आके प्रोजेक्ट कर सकता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे प्रोजेक्ट करते हैं और उससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि 22,000 करोड़ के गनी या काराजी टिकने वाले नहीं, सबको पता है तालिबान एक दिन वापस आएगा। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट करने से पहले अब ये सब प्रोजेक्ट से हमें क्या मिलेगा? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आ जाएगी डिस्कशन में कि भारत को तो अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी भी हमारे, इसलिए ये भी अमेरिका और बाकी देश कहेंगे आप ही आगेवानी लीजिए और आप ही बोलिए। तो इसमें ये है कि हमारे लिए अभी वेट, वॉच, इधर 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 कुआं है, उधर खाई है, तो आई अभी है। ना इधर के ना हमें उधर के। हमें किसी के लिए आगे, जो कहते हैं ना, हमारा एक बहुत सालों से हमें जोक चलती है कि हम सबसे ज़्यादा बोलते हैं, सभी यूएन और कहीं ने उसमें, बाद में उसका फ़ायदा चीन ले जाता है या हमें कुछ मिलता नहीं है। इसलिए हमें अभी कुछ ज़्यादा बोलने के सिवा आराम से देखना चाहिए, और हमारे हित में जो है कि तालिबान के साथ यदि हम एम्बेसी नहीं खोले तो एक जो है ऑफ़िस खोलते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तालिबान इतनी जल्दी अब यहाँ से जाएगा नहीं अफ़गानिस्तान से, और जी। उनके संबंध पाकिस्तान से भी इतने अच्छे नहीं है। मैंने कहा ना, ये अनगाइडेड मिसाइल है। मैंने बलूचिस्तान में भी। मैंने बोलिए। एम्बेसडर साहब एक कार्यक्रम में 2-3 बार कह चुका हूं कि हाँ जी, हाँ जी। हमें एक ऐसी मैच्योरिटी की जरूरत है जो भारत के विदेश मंत्रालय में है। उनके ऑफिशियल्स ने पास्ट में बहुत सारे बड़े बड़े क्राइसिस अपनी बुद्धिमत्ता से डील किए हैं, पेशेंस के साथ डील किए हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और जहां पे नेतागण विदेश नीति में कई बार फेल हो जाते हैं, वहां पर हमारे एक्सपर्ट राजनयिक जो हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। मुझे इस बात का आज भी पूरा भरोसा है कि शायद वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। बैक चैनल से निकालेंगे, लेफ्ट चैनल से निकालें, राइट चैनल से निकालें, लेकिन रास्ता निकाल के कोई ना कोई सामने मंजिल पहुंचने के लिए एक हमें चीज मिल जाएगी वहां पर। मैं आज भी ये मान के चलता हूँ, क्योंकि वो काबिलियत है, वो पोटेंशियल है। और पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि हमारे जो राजनयिक रहे हैं, जो डिप्लोमेट्स रहे हैं विभिन्न देशों में, उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट बेहतर ढंग से किया है। तो आज भी उनके ऊपर भरोसा करने की जरूरत है कि जो वो कह रहे हैं उसके हिसाब से चलो। अगर राजनीतिक रूप, ठीक है, राजनीतिक सोच होती है, उसके बिना काम नहीं चलता है, वो एक तरह से एक गाइडिंग फोर्स है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब
गिने चुने सधे हुए शब्द बोलने हैं, तो फिर वो काम राजनेताओं का नहीं है, फिर वो राजनयिकों का काम है, डिप्लोमेट्स का काम है जो बाहर काम करते हैं। भारत के लिए डगर बहुत कठिन है, इसमें कोई शक नहीं है। विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मेहमानों के समय की बाध्यता और चैनल के समय की बाध्यता दोनों है। हम कोई आपसे आखिरी टिप्पणी एम्बेसडर साहब लेना चाहेंगे, कोई आप एडवाइस, कोई सलाह देना चाहें भारत सरकार को इस बारे में या किसी और को, कि अल्टीमेटली भारत के लिए हम अच्छा क्या सोच सकते मैं ये कहूँगा कि आपने जो कहा, डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि आपके पास जितने पत्ते हैं ताश के, जो लोग कहते हैं डेस्टिनी, व्हाट इज़ डेस्टिनी? राधा कृष्णन ने लिखा है, आपके पास पत्ते हैं, पत्ते आपको डिलीवर हो गए, आप कैसे खेलोगे? और वहीं डिप्लोमेसी आती है, जो आपके पास है, उसमें सबसे अच्छा आप क्या कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि तालिबान रहेगा, चैनल हमें ओपन करनी पड़ेगी और हमें एक स्टेटमेंट से, जो कहते हैं ना मॉडरेट स्टेटमेंट, हमेशा प्रियम ब्रूयात, तो अच्छी तरह अभी ये देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, पर हमें बहुत सचेत रहना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान, तो हमारी इकोनॉमी अच्छी तरह करे, हमारा डिफेंस आत्मनिर्भर जो बोलते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा, हमें काफ़ी सजग रहना पड़ेगा क्योंकि ये जो परिस्थिति है वो 4-5 साल तक हमारे सर पे रहेगी। और हैं? इसमें जी, मैं हमेशा इंदिरा गांधी को एक देता हूँ कि राजनीतिक न करते हैं, जो उनको कहते हैं वो डिलीवर करते हैं। उन्होंने 67 में चाइना को गलवान में पीटा, 71 वॉर उसने पाकिस्तान डिवाइड कर दिया, एक पूरा कंट्री ले लिया, जो बहुत कम लोग अभी तक बात नहीं करते हैं, सिक्किम जैसा। उस कोई भी कंट्री को आप ले लो, ये बहुत कम हो सकता है, इम्पॉसिबल बिल्कुल, होता है। इसमें बिल्कुल। राजनीतिकों ने बहुत महत्व का रोल लिया। मैंने भूटान में 2 बार पोस्टिंग की है। तो जो एक लीडरशिप होती है, उसमें एक विज़न हो और साथ में एक जो ये कहते हैं ना, ये पूरा कॉकटेल बनता है, वो अच्छा बनता है या फिर अफ़गानिस्तान की तरह हेडी कॉकटेल बनता है, कि अफ़गानिस्तान में हमेशा ऐसा ही होता है। तो मुझे आशा है कि इससे कोई ना कोई हमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा और अच्छी तरह हम लंबी सोच रखेंगे तो अमेरिका से हमें कई चीज़ों में बहुत मदद मिलेगी और वो जैसे चाइना ने 71 के बाद लिया, ऐसे अब 2021 हमारे लिए समय है कि हमें यूरोपियन यूनियन, चाइना, वी आर नाउ अफ़गानिस्तान वहाँ स्ट्रैटेजिक, वी आर स्ट्रैटेजिक फॉर होल एशिया एंड साउथ चाइना सी एंड इंडियन ओशन। सो नाउ एवरीवन शुड लुक एट इंडिया, कि इंडिया को हम ऊपर लाएँगे, तो हमारे सबके हितों की रक्षा होगी। ये बिल्कुल हमारी सही कहा, डिप्लोमेसी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और उसी के द्वारा हम कहीं न कहीं जो हमारी हीट कश्मीर के ऊपर आ रही है उसको बचा पाएँगे। रशिया के साथ कुछ एक थोड़ा-सा रिस्टोर करेंगे चीज़ों को, ज़रूर, ताकि एक संबैलेंस बने। और वही भारत की विदेश नीति की पहचान रही है कि हमने हमेशा एक संतुलन बना के रखा है। और चूँकि एम्बेसडर साहब ने तो ज़िंदगी सारी गुज़ारी है, कुछ थोड़ा-सा अनुभव मुझे भी एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर, का है, तो उस नाते से मैं बिल्कुल पक्का कह सकता हूँ कि हम सफल हो जाएँगे, हम कामयाब हो जाएँगे। थोड़ा-सा धीरज रखने की ज़रूरत है और जो हमारे राजनयिक हैं, उनका जो अनुभव है, उसको अभी उपयोग करने की ज़रूरत है और एक्टिवली उपयोग करने की ज़रूरत है और कामयाबी दरवाज़े पर हमें मिल जाएगी और भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो दर्शक ज़रूर। मित्रों, इन शब्दों के साथ हम लेंगे आपसे विदा और शुक्रिया अदा करेंगे एम्बेसडर केतन शुक्ला जी का कि उन्होंने अपना प्लेज़र, कीमती वक़्त निकाला और वो अभी विदेश में हैं। तो वहाँ से ये संपर्क करके प्रोग्राम हमने किया है, तो उनका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद कि वो हमारे प्लेज़र। साथ आए, न्यूज़ टाइम के साथ जुड़े। बहुत जल्दी हम आपके सामने होंगे नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। तो हमें दीजिएगा इजाज़त। शुभ शुक्रिया आपका, रात्रि, धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।